एड्रिनल ग्लैंड है ना, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो फिर जाके पिछले वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड हम लोगों ने देखा था। एड्रिनल ग्लैंड में, चलो पेन ले लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, बातें तो होती रहती हैं, अभी हम लोग को पढ़ना है। एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। और हाँ, जो नीट के लिए स्पेसिफिक न्यूज़ होता है ना, उसके लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा न्यूज़ डालता रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं नहीं डालता था पहले, खाली पढ़ाई की वीडियो आते थे, लेकिन सोचा है कि मैं वो भी डालूँ। रीज़न क्या है, आप लोग बहुत सारा पूछते हैं, उससे बढ़िया कि मैं पहले ही डाल दूँ, ठीक है। तो मैं सारे के सारे नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल होंगे, जो भी पेपर में आएगा, सब चीज़ मैं डालूंगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक, और भी चैनल्स हैं, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, अंदर वाले पोर्शन को एड्रिनल मेडुला कहते हैं, बाहर वाले को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। मैंने पहले बताया, किसी भी ऑर्गन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनर और आउटर, तो हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं उसको। अब देखो क्या होता है कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से, देखो बीमारी का नाम पहले एनसीईआरटी लिख दिया है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन चलो ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स अगर कम प्रोड्यूस होगा, अंडर प्रोडक्शन होगा, हाइपो होगा, कहने का मतलब कम आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, तो हमें वीकनेस होगी, फटीग लगेगा, थकावट होगी। उस डिजीज को एडिसन डिजीज कहते हैं। ध्यान रखना, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, यानी कॉर्टिसोल के हाइपोसेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल इज नोन एज एडिसन डिजीज। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है, वो मेनली कॉर्टिसोल ही है, ठीक। आते हैं, पहले एड्रिनल मेडुला का हम डिस्कस किया एनसीईआरटी, तो एड्रिनल मेडुला को पहले डिस्कस करेंगे, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएंगे। एड्रिनल मेडुला से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। हार्मोन क्या है इसमें, हार्मोन है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन फिर क्या है, तो ये है न्यूरो, ठीक है। आप समझो क्यों ऐसा कंफ्यूजन किया है एनसीईआरटी ने। ये जो एड्रेनलिन है ना, इसे हम लोग हार्मोन और न्यूरो दोनों ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात कि अगर हम लोग इसको कब न्यूरो के ढंग से इस्तेमाल हो रहा है और कब ये हार्मोन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसका कोई डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी ने दोनों नाम लिख दिया है एक ही जगह, लेकिन ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो समझाते हैं इस बात को कि नहीं। एड्रेनलिन अगर हार्मोन के रूप में इस्तेमाल होगा तो एड्रेनलिन या फिर नॉरएड्रेनलिन कहेंगे, मतलब नॉरएड्रेनलिन को। और अगर वो यही दोनों अगर न्यूरो के रूप में इस्तेमाल होगा तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहेंगे। ये न्यूरो का नाम है, ठीक है। इन दोनों को कॉमनली हम लोग कैटेकोलोमाइंस कहते हैं, यानी कि एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज होता है, कैटेकोलोमाइंस रिलीज होते हैं, जिनके अंदर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन दोनों आ गया। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होते हैं, ये रैपिडली सेक्रीट होते हैं कब, जब स्ट्रेस होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। और इसलिए इनको हम लोग इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी कहते हैं, हॉर्मोन्स ऑफ फ्लाइट, फाइट या फिर फ्लाइट, ठीक है ना। ये तीनों के फ्लाइट, फ्लाइट और फ्लाइट, ये तीन 3F कहा जाता है। ये 3F हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये डर के माहौल में रिलीज होते हैं, या फिर स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी होता है, तब ये क्या करते हैं, ये अलर्टनेस बढ़ाते हैं, इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन करते हैं। देखो, क्योंकि जब भी कोई भी टेंशन का माहौल होता है तो पीपल डायलेट हो जाती है। रीजन, ये एवोल्यूशनरी रीजन है इसका। जब पहले ज़माने में जब हम लोग शिकारी प्रवृत्ति के थे, यानी कि जब हमारे पास ना कोई घर था, हम लोग बस इधर से उधर भागते रहते थे बंदरों की तरह, ठीक है। तो उस समय क्या था कि कभी भी कोई टेंशन, यानी कोई शिकारी अगर हमारे अगल बगल है तो हमें बचना है, तो बचने के लिए हमें दूर दूर तक देखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आँख के अंदर हमें चाहिए, ताकि हम लोग दूर दूर के चीज़ों को देख सकें, और हम लोग जहाँ मेरा शिकारी छुपा हुआ है उस चीज़ को हम लोग ध्यान से समझ सकें वो कहाँ पे छुपा हुआ है। इस कारण से हमारा प्यूपिल का डायलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायलेट करेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे रेटिना के ऊपर अंदर आके गिरेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए पीपल डायलेट करता है अलर्ट होने के समय। पाइलो इरेक्शन, हमारे हेयर जो कि बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए, पाइलो इरेक्शन होता है, इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स। स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है। बोथ हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, दोनों के दोनों हार्मोन इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट। एनसीईआरटी लिख रहा है, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एक घटाता है, एक थोड़ा सा बढ़ाता है, एक किसी चीज को घटाता है, एक चीज और को बढ़ाता है, तो ऐसा है। मान के चलो एड्रेनलिन है वो जो मेनली हार्ट बीट बढ़ाता है, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है दोनों, तो दोनों भी मान के चलना है। कैसे बढ़ाता है ये हार्ट बीट को, और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ाता है, सांस लेने की क्षमता। कोई घबराहट होता है, सांस बहुत तेजी से आता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो सारे के सारे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का काम है ये।
ठीक है ना। कैटेकोलोमाइंस जो स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजन का, क्योंकि देखो अगर कोई भी हार्मफुल सिचुएशन है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। और ग्लूकोज अगर बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है तो ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा और उससे ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करता है ये, ठीक है ना। यानी ग्लाइकोजन लाइसिस भी करता है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ठीक है। और ग्लूकोज हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ये भी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ऐसे ग्लूकोगॉन बढ़ाता है पैनक्रियास की तरह, ठीक है ना, ये भी बढ़ाता है। दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि लिपिड प्रोटीन से भी हम लोग ग्लूकोज को बना सकते हैं, उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन एंड लिपिड। ये कैसे बनता है? तो लिपोलाइसिस प्रोटीयोलाइसिस करने के बाद, यानी तोड़ने के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो ये दोनों काम भी करता है ये हार्मोन। आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट हैं, 3 लेयर्स हैं। जोना रेटिकुलरिस जो इनर लेयर है, सबसे अंदर है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो है क्या? जोना फेस्टिकुलेटा। और सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो मेनली 3 तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, इन तीनों लेयर से आता है, अलग अलग लेयर से, जिसको हम लोग इन तीनों लेयर से आने वाले सारे हम लोग कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग ने कैटेकोलोमाइंस कहा था, यहाँ पे हम लोग कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे, ठीक है। जो कॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करेगा उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहेंगे, और इसके लिए कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हमारे बॉडी में। कॉर्टिकॉइड और क्या करता है? ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सॉरी सॉरी, कॉर्टिसोल नहीं, ऐसे कॉर्टिकॉइड जो कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करते हैं उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, और एल्डोस्टेरोन उसमें मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ पे हमने पढ़ा है पहले? एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म में, रास मैकेनिज्म में, ठीक है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म में। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या क्या कर सकता है, यानी कॉर्टिसोल क्या क्या कर सकता है? तो कॉर्टिसोल कर सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कर सकता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है, लिपोलाइसिस कर सकता है, प्रोटियोलाइसिस कर सकता है। सोचो कि ग्लूको को न्यू यानी अलग अलग प्रोडक्ट से हमें बनाना है ग्लूकोज को, तो पहले अलग अलग प्रोडक्ट को तोड़ना पड़ेगा तब ना बनेगा। इसलिए लिपोलाइसिस यानी लिपो यानी लिपिड को तोड़ना, और प्रोटीन यानी प्रोटीन को तोड़ना प्रोटियोलाइसिस कहलाता है, उससे फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। और यह करता है, इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब सोचो एक सेल है, वो सेल अगर जो अमाइनो एसिड ब्लड में है उसको अंदर ले लेगा तो उस अमाइनो एसिड से हम लोग ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे, इसीलिए सेल को रोकता है ताकि वो अमाइनो एसिड को अपने पास ना रख ले और उसको यूटिलाइज ना कर पाए। इसीलिए इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक को, ताकि वो ब्लड में मौजूद रहे। फिर वो लिवर के पास जाता है और लिवर पे काम करके उस अमाइनो एसिड से फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ये ध्यान रखना है क्या क्यों इसको रोका गया। कॉर्टिसोल और क्या करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल है, देख लो कितना सारा, इतना सारा बड़ा पैराग्राफ कॉर्टिसोल के लिए लिखा है एनसीईआरटी ने। फिर कॉर्टिसोल और क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भी काम आता है, और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारे इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, घटाता है, ठीक है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में काम आता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में कौन सा सेल काम आता है? बेसोफिल्स हम लोगों ने देखा था जब हम लोग ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने प्लीज जाके मेरा वीडियो देखिए, मैंने 40-45 मिनट सारा का सारा चैप्टर कराया है। तो कॉर्टिसोल जो है वो स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को भी, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने कॉर्टिसोल के देखे, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, और कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन मेनली क्या करता है? रीनल ट्यूब्यूल पे यानी मेनली डीसीटी पे काम करता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, और Na+ आएगा अंदर वापस से तो वाटर भी आएगा, और एक्सक्रीशन करता है K+ और फॉस्फेट आयंस का, ठीक है। एंड फॉस्फेट K+ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का ये एक्सक्रीशन करता है, और Na+ और वाटर को ये बचाता है, हमारे बॉडी में कंजर्व कराता है, रखता है। एल्डोस्टेरोन इसीलिए हेल्प करता है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, ऑस्मोटिक प्रेशर में, और ब्लड प्रेशर में भी ये हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ज्यादा ब्लड में अगर पानी रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कम रहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ऐसे स्टेरॉइड्स जो कि एंड्रोजेनिक इन नेचर होता है, यानी कि ऐसे कि मेल टेस्टोस्टेरोन है, उसी तरह से जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी सेक्रेट होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा, ठीक है। और ये मेनली रोल प्ले करते हैं एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर के ग्रोथ में प्यूबर्टी के दौरान। और इसी कारण क्योंकि फीमेल्स के पास भी एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल ग्लैंड होता है, इसी कारण से फीमेल्स में भी फेशियल हेयर हो आता है थोड़ा बहुत, और ये रीजन है हमारे इस किसके? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का, जो कि हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। आते हैं पैनक्रियास से। पैनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड है, इसका हम लोग पहले पढ़ा है डाइजेशन में, इसलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे अभी इस पे। जो इसका मेन एंडोक्राइन पार्ट है उस पर ध्यान देंगे, एक्सोक्राइन पार्ट हम लोगों ने देख लिया है।
तो एंडोक्राइन पैनक्रियास में क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, 1 से 2 मिलियन होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमारे पैनक्रियास के अंदर, और ये 1 से 2% ही होता है, ठीक है। मेनली एसआरआई होता है इसके अंदर जो कि एक्सोक्राइन काम करता है, और 1 से 2 मिलियन क्या होता है, 1 से 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू का एंडोक्राइन पार्ट होता है, इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कई सारे सेल्स होते हैं, दो ढंग का जो मेन सेल है वो है अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन सेक्रेट करता है, बीटा सेल जो कि इंसुलिन सेक्रेट करता है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागॉन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ाएगा, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, और इंसुलिन जो होगा वो घटाएगा, इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो ग्लूकागॉन बढ़ाता कैसे है, तो ये तो सेल्स पे काम करता है, तो मेनली किस पे काम करेगा, लीवर सेल्स पे काम करता है ये, हेपाटोसाइट्स। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस तोड़ता है, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और ग्लाइकोजन को तोड़ने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। एडिशन में ये हार्मोन क्या करेगा, स्टोर करेगा प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी ये तो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ही, साथ साथ ग्लूकोज को बनाने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, यानी प्रोटीन और फैट से भी ग्लूकोज को बनाने की कोशिश करता है। तो यानी हमारे बॉडी में कोई बोलता है ग्लूकोज कम खा रहे हैं हम लोग, तो बॉडी ग्लूकोज कैसे बनाएगा, नहीं, बॉडी को तो ग्लूकोज ही चाहिए भाई। अगर आप प्रोटीन और फैट खा रहे हैं तो बॉडी ग्लूको उस प्रोटीन और फैट को तोड़ करके ग्लूकोज को फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इसलिए अगर प्रोटीन भी खा रहे हैं तो फिर भी एनर्जी आपको ग्लूकोज से ही मिलेगी, क्योंकि वो बॉडी हमारा प्रोटीन और फैट को तोड़ के ग्लूकोज बना लेता है। और प्रोटीन फैट को तोड़ने समय कीटोन बॉडीज बनते हैं, जिस कारण से डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा भी डाइट के समय ज्यादा रहे। इस एडिशन के साथ साथ ग्लूकोगॉन जो होता है क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, और जो कि हाइपरग्लाइसीमिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये साथ साथ सेल्स को रोकता है कि ब्लड से ग्लूकोज को अपने अंदर ले ले, यानी जो सेल्स जो होते हैं वो ब्लड से ग्लूकोज को अंदर लेते हैं। कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लट रिसेप्टर्स होते हैं, वो ले सकता है सेल्स ब्लड से ग्लूकोज को, लेकिन उस सेल्स के ग्लूकोज को लेना जो है उस प्रोसेस को ये रोक देता है। इस कारण से हमारा ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। इसको खत्म करने के लिए, इसके एक्शंस के लिए खिलाफ जाने के लिए, इसके एक्शंस के विपरीत काम करता है इंसुलिन हमारा। इंसुलिन काम करता है मेनली हेपेटोसाइट पे और एडिपोसाइट्स पे, यानी मसल सेल्स पे। देखो यहाँ पे ग्लूकागॉन मसल सेल्स पे काम नहीं किया था, लीवर सेल्स पे काम किया था, क्योंकि इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराना था और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराना था। अभी इंसुलिन क्या काम कर रहा है, मसल सेल्स पे काम कर रहा है और एडिपोज टिश्यू पे भी काम कर रहा है। देखो एडिपोसाइट मतलब एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट स्टोर होता है ना, हेपेटोसाइट पे भी काम कर रहा है। ये मेनली काम करता है एडिपोसाइट और हेपेटोसाइट्स पे, और क्या करता है, इन सब सेल्स को कहता है कि भैया तुम ग्लूकोज को लो, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको लो। ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसके अपटेक को बढ़ा देता है। ये GLUT4 रिसेप्टर पे काम करता है, ध्यान रखना। जो लीवर के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, एडिपोसाइट के अंदर GLUT4 रिसेप्टर जो है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी लिखा है, उसके ऊपर काम करता है इंसुलिन। और जैसे ही इंसुलिन काम करेगा GLUT4 रिसेप्टर खुल जाएगा, और जितना ब्लड है, जितना ब्लड के अंदर शुगर है, वो शुगर ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स के अंदर आ जाता है। तो हमारा जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो आ जाता है घट, और ये हो कहलाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है, ठीक है। ये और क्या करता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हमारे ब्लड में है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है लीवर सेल्स के द्वारा। सो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं टारगेट सेल्स के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस में मेंटेन रहता है, उसका एक परफेक्ट ग्राम होना चाहिए हमारे बॉडी में। जो हार्मोन, दो हार्मोन से रेगुलेट होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन से रेगुलेट होता है। बहुत देर तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया हमारे बॉडी में बना रहा तो उससे एक डिजीज होता है, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं इसे, डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस क्यों, क्योंकि मेलिटस मतलब पुराने जमाने में हनी जो होता है वो मेलिटस वर्ड से आया है, तो मेलिटस इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना। शुगर की बीमारी कहते हैं, ठीक है ना। तो मधुमेह कहते हैं, मधुमेह जो मधु जो आता है यहाँ पे, मधु वर्ड भी क्या बोलते हैं, हनी होता है, तो डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसे। लॉस ऑफ ग्लूकोज होता है यूरिन से, क्योंकि ज्यादातर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है, तो यूरिन से भी ग्लूकोज निकलने लगता है, और ये हार्मफुल कंपाउंड भी बनाता है, कीटोन बॉडीज इसमें बनते हैं, ठीक है ना। तो डायबिटीज पेशेंट को सक्सेसफुली हम लोग इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। आते हैं टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस में क्या होता है, दो रंग का फंक्शन होता है, ये हमारे स्क्रोटल सैक में होता है मेल्स के अंदर। देखो ये तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं एक बार। टेस्टिस क्या दो फंक्शन परफॉर्म करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है।
तो ये जो एंडोक्राइन फंक्शन इसका है उसके बारे में बात करेंगे खाली। इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और स्ट्रोमा होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है। यानी कि अगर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, दो ट्यूब्यूल है, तो उसके बीच में जो जगह है, ये जो जगह है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, लिडिक सेल्स भी कहते हैं इन्हें। और ये जो सेल्स होते हैं, लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ये क्या करते हैं, इनके अंदर से सेक्रेट होता है एंड्रोजन, ग्रुप ऑफ हार्मोन, जैसे मैंने पहले बताया था, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन। मेनली क्या होता है इसमें, टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि रिलीज होता है, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये मेनली जो डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है, फंक्शन मेल सेक्सुअरी ऑर्गन का भी इसमें काम आता है। देखो, एंड्रोजन रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, एपिडेर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब का डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। ये हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस एंड लो पिच ऑफ वॉइस को भी जनरेट करते हैं। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है यहाँ पे, मस्कुलर ग्रोथ, यानी मसल्स का ग्रोथ होने के लिए टेस्टोस्टेरोन बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कई सारे स्टेरॉयड हार्मोन का बाहर से इंजेक्शन के रूप में, जो कि बहुत गलत है, ये आपको स्टेराइल भी बना सकता है, जो कि ज़्यादातर जिम में मिलता है, वो बहुत गलत है, उसको यूज़ कभी नहीं करना कोई भी टैबलेट्स का बॉडी बनाने के लिए। आते हैं एग्रेसिवनेस, तो बॉयज़ का जो एग्रेसिव नेचर होता है, ये भी टेस्टोस्टेरोन का एक इफेक्ट ही है। क्योंकि कोई कहता है क्यों नहीं खत्म हो सकता ये चीज़, बिकॉज ये हार्मोन ही काम करता है उस ढंग से। तो जब भी टेस्टोस्टेरोन का रिलीज हमारे बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम में बढ़ता है, तो हमारे जो बॉयज होते हैं, जो प्यूबर्टी एज में होते हैं, उनका एग्रेसिव नेचर बढ़ जाता है इस कारण से, बिकॉज उनके बॉडी को कुछ नया मिला है, उसको समझने में उसे समय लगता है। इसीलिए कहा जाता है प्यूबर्टी के टाइम में साथ किसी पेरेंट्स का, किसी भी अपने एल्डर वन का साथ होना बहुत ज़रूरी है, किसी अच्छे फ्रेंड का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो एग्रेसिवनेस है उसको कंट्रोल किया जा सके। लो पिच ऑफ वॉइस होता है इसके कारण भी। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एंड्रोजन जो होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको लिबिडो कहते हैं, मेल सेक्सुअल बिहेवियर का नाम है लिबिडो, ध्यान रखना, इसको भी कंट्रोल करता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे भी एंड्रोजन एक्ट करता है। देखो, सीएनएस तक जाके एक्ट कर रहा है एंड्रोजन, कितना बड़ा हार्मोन के रूप में काम कर रहा है कि आपके माइंड के फिजियोलॉजी तक को ये बदल सकता है, साइकोलॉजी को भी बदल सकता है ये, ठीक है। तो दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो क्या कह रहा है कि ये हार्मोन्स एनाबॉलिक यानी सिंथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बताया था मैं, मस्कुलर ग्रोथ कैसे होगा भाई, जब तक प्रोटीन बनेगा नहीं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए बॉडी में ये उसके लिए एनाबॉलिक काम करता है, यानी उसको और सिंथेसिस कराता है एक्स्ट्रा में, ताकि हमारे बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बने। इसीलिए मसल्स जो होते हैं मेल्स में बल्कि होते हैं, बनते हैं प्यूबर्टी एज में बहुत ज्यादा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ओवरी पे आते हैं। ओवरी में भी दो पार्ट है, ये भी प्राइमरी सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें भी दो चीज होता है, एक तो ओवम बनेगा, दूसरा इसके पास एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी होता है। जो डेवलपिंग ग्राफिन फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और फिर जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है, ग्राफिन फॉलिकल नहीं, डेवलपिंग फॉलिकल जो होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम और वो बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। ओवरी कंपोज होता है ओवरियन फॉलिकुलर स्ट्रोमल टिश्यूज का, जैसे मैं बताया था अभी आपको, थायराइड ग्लैंड के अंदर। एस्ट्रोजन जो होता है सिंथेसाइज होता है सीक्रेटली मिली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर फॉलिकल जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन मेनली जो होता है क्या काम करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, डेवलपिंग सेक्सुअल बिहेवियर को, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को भी करता है, ऐसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ। और फिर सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी एस्ट्रोजन ही मैनिपुलेट करता है, ये ध्यान रखना है। हाई पिच वॉइसेस जो होती हैं, ठीक है, इस सब काम के भी लिए क्या एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। प्रोजेस्टेरॉन मेनली सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है विच हार्मोन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का काम मात्रा कम होगा, एंडोमेट्रियम जो होगा वो स्लग ऑफ हो जाएगा, और जो इम्प्लांटेशन वाला जो फीटस है वो भी स्लग ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। तो वो ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है एल्वुलाई, यानी जिसमें मिल्क बनता है, मिल्क सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ, क्योंकि स्टोर करता है मिल्क को, और मिल्क सेक्रेशन में भी प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है, ध्यान रखना है। और भी कई सारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलो, आर्टियल वॉल ऑफ हार्ट जो होता है वो पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, आर्टियल नाइट्रोटिक फैक्टर, ANF कहते हैं, ठीक है। आर्ट्रिया नाइट्रोटिक फैक्टर या फिर आर्टियल नाइट्रोटिक फैक्टर या फिर आर्ट्रियल नाइट्रोटिक हार्मोन भी कहते हैं बहुत लोग, इसको ANH भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को घटाता है, ये रास मैकेनिज्म के लिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखता है, ठीक है ना। यानी रास मैकेनिज्म बढ़ाएगा तो ये घटाता है ब्लड प्रेशर को। ये क्या करता है, ये वेसो डायलेटर है, यानी कि वेसल्स को, यानी ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करता है ताकि ब्लड वेसल
जो डायलेट हो जाए और ब्लड प्रेशर घट जाए, ठीक है। आते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जो कि रेनिन हार्मोन सेक्रेट कर रहा था, याद रखना, वो रेनिन हार्मोन सेक्रेट कर रहा था। साथ साथ ये पेप्टाइड हार्मोन भी सेक्रेट करता है, इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। साथ ही सेक्रेट करता है क्या, पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन। अभी मैंने कुछ गलती कह दिया, रेनिन के बारे में मैंने कहा, रेनिन एक हार्मोन नहीं है, रेनिन एक एंजाइम है, वरना यहाँ भी उसके बारे में लिखा होता ना। रेनिन एक एंजाइम है, RENIN, ये रेनिन एंजाइम है जो कि जेजी सेल से रिलीज होता है, ठीक है। और डबल एन वाला जो कि पेट में निकलता है वो भी एंजाइम है, प्रोटीलिटिक एंजाइम है, ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन एक एकलौता हार्मोन है जो कि हमारे जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी से निकलता है। ये करता क्या है, ये इरिथ्रोपोएटिन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है। सोचो, किडनी है, ब्लड को फिल्टर करने का काम और ब्लड को बनाने का काम भी कर रहा है हार्मोन रिलीज करके। इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं हमारे गैस्ट्रो जीआईटी में, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो 4 तरह के मेन पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन पीजेड पूरा नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन पेंक्टोजाइमिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी भी सेक्रेट करते हैं, ठीक है। अब इनका नाम काम देख लेते हैं। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ HCl और पेप्सिनोजन, दोनों के दोनों एक ही ऑक्जेंटिक सेल से आते हैं, यह ध्यान रखना है, ठीक है। और पैराटाइप सेल जो होते हैं उनसे आते हैं, और ये दोनों के दोनों के सेक्रेशन को ये बढ़ाता है और ज्यादा निकलने के लिए स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिन रिलीज होगा तो और ज्यादा HCl सेक्रेट होगा। सेक्रेटिन जो होगा एक्ट करता है किस पे, सेक्रेटिन जो होता है एक्ट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे, और क्या करता है, एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीशन के लिए बढ़ावा देता है सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करने के बाद। सीसीके एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, सीसीके मेनली एक्ट करता है गॉल ब्लैडर पे, सीसीके का दूसरा पार्ट जो है पेंक्रियोजाइमिन पीजेड वो एक्ट करता है पैनक्रियाज पे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर लिखता है सीसीके एक्ट ऑन बोथ गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज, लेकिन अगर ऑप्शन में एक चुनना है तो गॉल ब्लैडर चुनना, ठीक है। and stimulates the secretion of pancreatic enzymes and bile juice respectively, okay। GIP inhibits the gastric secretion, जैसे ही जो काइम होता है वो डोडेनम में आता है, डोडेनम एक्सटेंड करता है, वो क्या सेक्रेट करता है, सेक्रेटिन सेक्रेट करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन सेक्रेट करता है और GIP सेक्रेट करता है। GIP क्या करता है, वो जाके काम करता है हमारे स्टमक के ऊपर, और स्टमक में जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट होने से रोकता है और ज्यादा HCl सेक्रेट होने से रोकता है, ठीक है। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी हमारे बॉडी में और भी हैं जो कि कुछ कुछ ग्रोथ फैक्टर सेक्रेट करते हैं, और ये ज्यादातर नॉर्मल ग्रोथ के टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म क्या होता है हार्मोन के सेक्रेशन का, हार्मोन के एक्शन का, तो अलग अलग हार्मोन जो होते हैं अलग अलग ढंग से काम करते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स के रूप में, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा, और ये भी हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। कोई भी हार्मोन जो स्टेरॉइड होगा, वो स्टेरॉइड हार्मोन जो अगर होगा, जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके ऊपर आके अटैच होता है, ठीक है, और फिर ये काम करता है। लेकिन कोई भी अगर प्रोटीन हार्मोन होगा तो वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी रिसेप्टर है उसके ऊपर आकर अटैच होता है, और फिर यहाँ पर से एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, जैसे कैल्शियम 2+ को जनरेट करेगा, ठीक है ना, या फिर IP3 को जनरेट करेगा। तो अलग रंग के ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है जो कि जाके अंदर करके काम करता है, ठीक है। फिर उसी जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जो सेल मेम्ब्रेन टारगेट सेल पे काम करता है जिसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स जो होता है वो प्रेजेंट हो सकता है इनसाइड द टारगेट सेल, कॉल इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो कहते हैं, जो कि मेनली न्यूक्लियस के ऊपर होता है, ठीक है। और कोई भी हार्मोन जो होता है जब भी रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसको हम लोग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फॉर्मेशन करता है सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस का टारगेट टिश्यू में, और उस कारण से वो टिश्यू अपने हिसाब से काम करता है, जो भी उस हार्मोन का मैसेज था उस हिसाब से वो काम करना स्टार्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के आधार पे हम लोगों ने हार्मोन्स को 4 भागों में बांटा है। पहला तो प्रोटीन वाला है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन सारे के सारे क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड हार्मोन्स है, ठीक है। साथ साथ हम लोगों ने देखा था एक और चीज, TCET एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, वो सब भी प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स थे, ठीक है ना। बताना कौन सा क्या था, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ओके। आंसर में लिखा भी है कौन सा प्रोटीन था कौन सा पेप्टाइड था, PTH में और TCT में, ठीक है। फिर आते हैं स्टेरॉइड्स, जो कि स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। देखो ये क्या है, मेनली सेक्सुअल ऑर्गन से रिलीज होने वाले हैं। और दूसरा चीज ये एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज होने वाले हार्मोन है। कॉर्टिसोल है जो स्टेरॉइड होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल है यानी कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है।
फिर आइडोथायरोनिन्स है, देखो ये पेप्टाइड से अलग है थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। और फिर आता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये भी देखो प्रोटीन से अलग है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। तो इसमें से दो ऐसे हार्मोन है जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी सेल के अंदर जाके काम करते हैं। ये है वो दो, दो और तीन, ये जो स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन है ना, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है ना उस पर जाके काम करते हैं। ये दोनों के दोनों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर पर अटैच नहीं करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ये अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। और जो हार्मोन यानी कि फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से काम करता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उस पर आके ज्वाइंट करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम आयन, ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा। फिर वो जाके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, जैसे कि स्टेरॉइड हुआ, आइडोथायरोनिन्स हुआ, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी दोनों लिखा है, ये जाके जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, क्रोमोसोम फंक्शन को अफेक्ट करते हैं बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एफएसएच, एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, ये देखो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के बाद फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एफएसएच और एलएच। तो ये क्या है हमारे पास, पेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन है ये। और ये प्रोटीन हार्मोन कैसे, पहले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड किया, ये बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, फिर रेस्पॉन्स 1 हुआ, फिर जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर हुआ, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, फिर कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुए, और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हमें एट लास्ट रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है। जो कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन या फिर ट्राई आयोडोथायरोन वाले जो हार्मोन है, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते डायरेक्टली हमारे न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, और फिर ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर डायरेक्टली ये जीनोम पे इफेक्ट करते हैं, फिर एमआरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, और फिर यहाँ पे हमें दिखता है रिजल्ट, ठीक है ना। ये हम लोग ने यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन दिखाया है बिकॉज एस्ट्रोजन हमारे यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ये हमने सेकंड वीडियो में खत्म कर दिया। ये वीडियो थोड़ा छोटा था, है ना, तो पहला वीडियो को मिला दिया जाए तो भी तो हम लोग का 1 घंटे के आसपास ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से, और टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।